दोस्तों नमस्कार। ये हु डन इट की सीरीज में दूसरी फिल्म है मेरी, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, रेटिंग वगैरह बता रहा हूँ इसके बारे में। बाकी कास्ट एंड क्रू के बारे में सारा बताऊँगा, अपना व्यू भी दूंगा इसका रिव्यू के साथ। बाकी इससे पहले मैंने हु डन इट में एक फिल्म डाली है कोल्ड केस, जिसमें पृथ्वी सुकुमारन जी हैं। अगर वो ना देखा हो वीडियो तो आप कृपया वो देख लीजिए। बाकी मैंने जो लिंक मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने फिल्में डाली है, कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो जो फिल्में डाली हैं उनका नाम बता देता हूँ। एक मैंने फिल्म डाली है दक्षिण भारतीय भाषा में बैकडोर, रंग नायकी, नाडी डोडीगोल, आचार्य फिल्म। उसके अलावा पंजाबी फिल्म छड़ा और एक मराठी फिल्म सैराट का मैंने वीडियो डाला है, जिसमें फिल्मों की तमाम जानकारी, अपना ओपिनियन, रिव्यू, क्रिटिक्स के बारे में, जो क्रिटिक्स के विचार हैं वो सब मैंने दिया है। उसके बारे में कोशिश की है तमाम जानकारी देने की, कहाँ वो फिल्में उपलब्ध हैं हिंदी डब भाषा में। इसके अलावा रिपब्लिक और लॉक्ड वेब सीरीज भी डाली है मैंने। दोस्तों ये फिल्म 369 हिंदी डब में अवेलेबल है। ये इंडियन मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी है हु डन इट की सीरीज में, और मुख्यतः 3 किरदारों के ऊपर निर्भर करती है, पूरी फिल्म घूमती है। इस फिल्म का निर्देशन और लेखन किया है जेफन जॉय ने, और इसको प्रोड्यूस किया है फातिमा मैरी और अबीन बेबी ने। बैनर का नाम है मैग्नेट मूवीज़ एंड राइट एंजल पिक्चर्स। मुख्य कलाकारों में हैं हेमंत मेनन, शफीक रहमान, मियां श्री, सादिका वेणुगोपाल, अंबिका मोहन, प्रदीप बाबू, ये मुख्य कलाकार हैं। दोस्तों फिल्म की मूल कहानी ये है कि एक पात्र को दिखाया जाता है फिल्म की शुरुआत में, जहाँ कोई कब्र पर फूल चढ़ा रहा है। उसके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि वह कौन है। और इसमें संजय जो है एक डबिंग आर्टिस्ट है, जो एक MBBS में पढ़ रही लड़की ऋतु के प्यार में है और उसका मंगेतर है। जल्दी दोनों की शादी होने वाली है। एक दिन ऋतु को अपने एक्स प्रोफेसर डॉक्टर देवराज से मैसेज मिलता है, जो डॉक्टर भी होते हैं और प्रोफेसर भी होते हैं। इस मैसेज में ऋतु को डॉक्टर देवराज ने अपने घर पर अगले दिन सुबह 10 बजे बुलाया था और ज़रूरी काम की वजह से बुलाया था। किंतु अगले दिन जब वह डॉक्टर के घर जाती है देवराज के, तो पता चलता है कि वह तो घर से लापता है कल शाम से ही, और सुबह उसने बुलाया तो ये मैसेज जब रात को उसको किया, उससे पहले से ही वो गायब है। उसकी पत्नी बताती है, वहाँ इंस्पेक्टर विल्सन जैकब भी आया होता है जो पूछताछ करता है। ऋतु उसे देखकर जाना चाहती है, किंतु वह ऋतु को रोक लेता है और संदिग्ध अवस्था में उसको पूछताछ करता है। वह फिर अपना मैसेज दिखाती है। ऋतु से पूछताछ होती है, वह घबरा जाती है, अपने बॉयफ्रेंड संजय को बुला लेती है। संजय उसे उसके घर छोड़कर चला जाता है। वह उसे रात में रुकने को बोलती है, क्योंकि वह अकेली होती है, उसकी सहेली वहाँ हो नहीं होती। किंतु संजय किसी जरूरी काम का हवाला देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही उसे ऋतु को कुछ आवाज़ आती है। उसके ऊपर एक मास्क पहने हुए आदमी ने अटैक किया था। वह घबरा कर दरवाज़ा बंद करती है। उससे पहले वह गुलदस्ता उसके सर पर मार देती है, जिससे उसके चोट लगती है, जो उसके ऊपर हमला करता है। बस यहीं से छानबीन शुरू होती है कि किसने ऋतु पे हमला किया और उसके कौन कौन दुश्मन है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश में लग जाती है, किंतु संजय इस बात से विचलित रहता है। वह सेटिस्फाई नहीं होता, वह यह केस अपने हाथ में लेता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। शक जाता है डॉक्टर देवराज पर और एक फैज़ल पर, जिसके साथ वह शॉपिंग कर रही थी संजय के साथ। एक बार तो उसको कमरे में जब वो कपड़े चेंज करने जाती है चेंज रूम में, तो वहाँ पर उसको एक मोबाइल मिलता है जो फैज़ल का होता है, वहीं का एक कर्मचारी होता है, जिसको जेल हो जाती है। और संजय उसी वक्त पुलिस को बुला लेता है। जब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है कपड़े बदलते हुए ऋतु की, तो फैज़ल जो है अभी 4 दिन पहले जेल से छूटा है। ये इंस्पेक्टर को अपनी छानबीन से पता चलता है। शक फैज़ल पे जाता है, डॉक्टर देवराज पर भी जाता है, क्योंकि डॉक्टर देवराज ने उसे क्यों बुलाया था। इंस्पेक्टर यहाँ पर बैठा हुआ ऋतु और उसके
पेरेंट्स से भी पूछता है कि वह संजय को कब से जानते हैं, क्योंकि संजय के सर पर एक घाव होता है जो उसी रात हमलावर पे किया गया था, और क्या पता वो हमलावर संजय तो नहीं था। वह संजय पे भी शक करता है। संजय इस बात से बड़ा घबराता है। वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है उससे, संजय से, इंस्पेक्टर, ताकि उसका ब्लड ग्रुप चेक कर सके। वह फैजल का और देवराज का भी ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड निकालता है, तो उसे पता चलता है कि वहाँ दीवार पर जो उसे ब्लड मिला था जब उस पर हमला हुआ था रितु पे, तो वो AB पॉजिटिव था, और AB पॉजिटिव ब्लड जो है देवराज का ही होता है। उन तीनों में से केवल देवराज का मेन शक जाता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। बाकी संजय अपना ब्लड ग्रुप और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर चला जाता है। इंस्पेक्टर विल्सन जैकब सर्कल इंस्पेक्टर इंक्वायरी करता है फैजल के बारे में, तो उसे पता चलता है फैजल के बारे में कि वह 4 दिन पहले छूट कर आया है। पहले वो इस तरह की हरकतों में कई बार पकड़ा गया है, किंतु अब वह सुधर गया, अब इस तरह की कोई हरकत वो करता नहीं है। इंस्पेक्टर फैजल का ब्लड ग्रुप पता कराने के लिए उसका ID मांग लेता है और वह वहाँ से वापस आ जाता है। इतने में ही रितु के पिता उसको अपने घर वापस ले आने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अपने सहेली के साथ रहती थी। उन्हें उसकी जान का खतरा लगता है। रास्ते में संजय मिल जाता है, तो उसके पिता रितु के साथ थाने आते हैं ताकि बता सकें कि वे अपनी बेटी को घर ले जा रहे हैं। थानेदार से जब हम मिलते हैं इंस्पेक्टर से, तो इंस्पेक्टर संजय को रोक लेता है, बाकी दोनों बाप बेटी को जाने देता है। थाने में वह संजय से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो वह बताता है वह दीवार से टकरा गया था कल रात को। लेकिन इंस्पेक्टर का शक उस पर से जाता नहीं है। वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है ताकि उसका ब्लड ग्रुप चेक कर सके। बाद में इंस्पेक्टर विल्सन अपनी टीम अधिकारियों के साथ बैठकर, जूनियर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करता है, और वह कहता है कि हमारा शक 3 लोगों पे है, डॉक्टर देवराज, संजय जोसेफ और फैजल। इंस्पेक्टर विल्सन जैकब को जब वह घर होते हैं, कंट्रोल रूम से कॉल आती है कि कोई किसी का किडनैप कर रहा है और उसका लोकेशन मिल गया है। तो लोकेशन ट्रेस करके जब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचता है, तो वो देखता है वहाँ संजू और एक उसकी गाड़ी खड़ी है। संजू इंस्पेक्टर को बताता है कि डॉक्टर देवराज ने एक अनजान व्यक्ति की तरह उससे लिफ्ट मांगी। उसकी कार ख़राब हो गई थी। उसने उसे एक आदमी को, अनजान व्यक्ति की मदद करने के बहाने उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया, मगर उसने थोड़ी देर बाद जाके सर्जिकल नाइफ निकाल के उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि गाड़ी सीधे चलाते रहो, और मैं डॉक्टर देवराज हूँ। उसने अपना परिचय दिया। जब तक मैं कुछ नहीं कर पाया, हाँ, लेकिन मैंने कॉल ज़रूर मिला दी थी। संजू ने कंट्रोल रूम में कॉल, इमरजेंसी कॉल मिला दी थी, किंतु रास्ते में जब उनकी बहस हो रही थी डॉक्टर से, तो गाड़ी टकरा जाती है, एक दीवार से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब उसे संजू को होश आता है, तो डॉक्टर देवराज वहाँ से जा चुका था। यही बातें वो सब इंस्पेक्टर जैकब विल्सन को बताता है। इससे इंस्पेक्टर का शक देवराज डॉक्टर पर और बढ़ जाता है। वह संजय को सुरक्षित रहने की सलाह देकर घर जाने के लिए कहते हैं। विल्सन जो है इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, अपनी टीम के साथ एक मीटिंग फिर दोबारा करता है, और वहाँ वह डिस्कस करता है संभावित हत्यारे की, किलर्स की। वह बताता है कि फैजल का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और संजय का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। केवल देवराज का ब्लड ही AB पॉजिटिव है, जो वहाँ दीवार पर हमले के दौरान मिला था। थोड़ा सा ब्लड दीवार पर मिला था रितु पर जब हमला किया था रात में मास्क मैन ने। इस बात की पुष्टि ब्लड ग्रुप की AB पॉजिटिव जो दीवार में मिला था, ये पुष्टि फॉरेंसिक लैब से भी हो जाती है। इसलिए यकीन हो जाता है कि देवराज ही इन सबके पीछे है। डॉक्टर देवराज को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और उसके सर्चिंग के लिए पूरी टीम लगा दी जाती है पुलिस फोर्स की। अखबार में रितु के पापा जब देखते हैं कि देवराज के भगोड़े होने की और वांटेड की फ़ोटो छपी है, तो वह अपनी पत्नी को बोलते हैं कि ये रितु को बताओ जल्दी जाकर, सुबह हो गई है 8 बजे तक, अभी तो उठी क्यों नहीं है। वह जब माँ उसे देखने जाती है, तो पता चलता है कि रितु तो वहाँ से गायब है। वह तुरंत संजय को फ़ोन करते हैं, उसके मंगेतर को। शायद उसे पता हो कि वो कहाँ गई है, किंतु संजय कहता है उसे नहीं मालूम, और वह सोया हुआ था, और वो फटाफट भागकर उनके घर आता है। पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे छानबीन में पता चलता है कि लास्ट कॉल देवराज ने की थी रात को उसको, रितु को। डॉक्टर देवराज पर शक और गहरा हो जाता है। इंस्पेक्टर विल्सन एक अन्य इंस्पेक्टर से डॉक्टर देवराज के बारे में पता करता है, तो उसे पता चलता है, वो इंस्पेक्टर बताता है कि डॉक्टर देवराज कुछ अलग ही टाइप का आदमी था। उस पर 4 बार चार्जशीट लगी थी। उसके टाइम पे कई आत्महत्याएं भी हुई थी, और उसे लड़कियों का बहुत शौक था। उसके खिलाफ लगे आरोपों की पूरी फाइल इंस्पेक्टर विल्सन को सौंप देता है।
जो आरोप डॉक्टर देवराज पर जब वह प्रोफेसर था, कॉलेज में पढ़ाता था, तब लगे थे। उन रिकॉर्ड में वो लड़कियां भी शामिल होती हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी उसी दौरान। विल्सन उस फाइल को पढ़ रहा होता है, वो एक फ़ोटो ही देख पाता है कि तभी उसके बाद रितु का कॉल आ जाता है जो कि अर्जेंटली उसकी हेल्प मांग रही थी। रितु फ़ोन पर घबराई हुई बताती है कि वह उसे मार डालेगा, उसने उसका किडनैप कर लिया है और वह लोकेशन मांगता है उससे, रितु से, तो वह घबरा कर दे नहीं पाती, लोकेशन बता नहीं पाती और फ़ोन कट जाता है। इतने में इंस्पेक्टर विल्सन अपने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने पर इंस्पेक्टर विल्सन हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ देवराज की लाश पड़ी थी, कोने में बैठी हुई रितु रो रही थी और अचानक ही वहाँ पर वह पूछता है कि हुआ क्या था। तब उसे बताती है रितु की कल रात को उसका एसएमएस आया था कि रात को 1 बजे वह उसे लेने आएगा, डॉक्टर देवराज, नहीं तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। वह घबरा गई थी और वह उसके साथ चली आई। उसे नहीं पता था कि देवराज उसके घर के बाहर खड़ा उससे मिलने के बहाने रात को 1 बजे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती उसे किडनैप करके ले जाएगा। और उसने उसे कहा था, देवराज ने, कि अगर वो मिलने आ गई तो वह उसे आगे से परेशान करना छोड़ देगा। अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए तूने उसका फैसला मान लिया, किंतु जब देवराज उसको किडनैप करके ले गया, उसने एक जगह जाकर उसको बांध दिया। मौका पाकर जब तूने देखा कि डॉक्टर देवराज थोड़ी देर के लिए कहीं गया, उसने अपने हाथ खोल लिए किसी तरह से और दोनों में हाथापाई होने लगी। फ़ोन किया उससे पहले तूने, मगर आते ही देवराज ने फ़ोन छीन लिया। वो लोकेशन बताती उससे पहले ही यह लोकेशन सेंड करती इंस्पेक्टर विल्सन को। उसने फ़ोन कंट्रोल में फ़ोन किया था इंस्पेक्टर विल्सन को और देवराज से हाथापाई के दौरान ही देवराज वहाँ एक सरिये पे गिरकर मर गया। उसने धक्का दिया अपने बचाव के लिए। इंस्पेक्टर संजू को फ़ोन करके वहाँ बुला लेते हैं ताकि वह रितु को घर ले जाए क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी एक जूनियर इंस्पेक्टर को वहाँ पर एक फ़ोटो मिलता है लड़की का। वो फ़ोटो उठाकर इंस्पेक्टर विल्सन को देता है तो विल्सन को एकदम से ध्यान आ जाता है कि यह तो वही फ़ोटो है जो सुसाइड फाइल में लगी हुई थी। उसमें से एक फ़ोटो ये भी थी। वह संजू से पूछता है, क्या तुम इस फ़ोटो को जानते हो? यही सवाल वह रितु से ही पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? दोनों के दोनों, संजय और रितु, मना कर देते हैं कि वो इस लड़की को नहीं जानते। अब धीरे धीरे दोस्तों हू डन इट का भेद खुलने वाला है। अब फ्लैशबैक में जाकर ये निर्देशक कहानी सिखाता है कि संजय एक लड़की का फ़ोटो दिखाकर पूछता है जिसका नाम संगीता होता है रितु से, क्या रितु उसे जानती है? रितु पहले तो कई बार इनकार करती है, मगर जब संजय ज़्यादा जोर देता है तो वो समझ जाती है कि सच्चाई बतानी पड़ेगी। वह कहती है, हाँ ये संगीता है, मेरी रूममेट थी और मैं गलती से एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी अपने दोस्त के साथ, मैं आपको बता नहीं पाई। और वो संगीता को ये चीज़ पसंद नहीं थी और मैं अपना अबॉर्शन कराने डॉक्टर देवराज के पास गई थी तो उसने कहा था किसी को साथ लेकर आना, इसलिए मैं संगीता को साथ ले गई थी। मुझे तो उसने थोड़ी देर बाद फ्री कर दिया था अबॉर्शन करके, मगर संगीता को 5 मिनट के लिए ये कहकर रोक लिया था कि उसे कुछ काम है, क्योंकि वो हमारी कॉलेज के प्रोफेसर थे, इसलिए संगीता वहाँ रुक गई थी। घबरा रही थी वो संगीता। मैं चली आई थी, मगर अगले दिन ही मुझे पता चला कि संगीता ने आत्महत्या कर दी। तो मैं डॉक्टर देवराज के पास गई तो डॉक्टर देवराज ने बताया कि हाँ उसने उसका बलात्कार किया है और इस वजह से वो उसे संगीता पसंद थी, इसलिए उसने बलात्कार किया है और उसका मरने का उसे कोई अफसोस नहीं है। और इस तरह से भेद खुल जाता है डॉक्टर देवराज का कि वह इंसान के रूप में भेड़िया है, बलात्कारी है और जितनी भी आत्महत्याएं लड़कियां कर रही हैं केवल उसी के कारण कर रही है। रितु के बजाय उसने साधना को अपनी हवस का शिकार बनाया था। ये सारे कुकृत्य वह अपने गेस्ट हाउस पे करता था, हॉस्पिटल में ना पकड़ा जाए इसलिए वह गेस्ट हाउस में बुलाता है संगीता को, रितु को, और इस तरह से संगीता मौत के हवाले कर दी जाती है। वो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाती है। जब रितु डॉक्टर देवराज से वाद विवाद कर रही होती है, उसको बड़ा बुरा कह रही होती है, साधना की मौत का जिम्मेदार बता रही होती है, तब देवराज उसे धमकी देता है कि अगर उसने इस बात के बारे में, बलात्कार के बारे में या आत्महत्या के बारे में किसी से डिस्कस किया तो वह इसके अबॉर्शन के बाद उसके परिवार को और सारी दुनिया को बता देगा। रितु अपनी और अपने परिवार की बदनामी के डर से चुप हो जाती है और किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताती। यह सब सच्चाई जानने के बाद संजू उसे बताता है कि वह साधना का भाई है। साधना ने मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले कॉल करके उसको सारी बातें बता दी थी और ये कहानी फ्लैशबैक में चलती रहती है। और देवराज के मरने से पहले वह रितु को लेकर जाते हैं एक जगह जहाँ उसने देवराज को बांधा था और वो रितु को बताता है कि वह कंट्रोल रूम में इंस्पेक्टर विल्सन को फ़ोन करे और उसे बताए कि उसे देवराज ने पकड़ लिया है और वो इसका प्लान है
इससे प्यार करने का नाटक ऋतु से, वो भी उसके प्लान का हिस्सा था। और उसने पूरा 1 साल और 5 दिन वेट किया है, 4 दिन। और इस तरह से 369 फिल्म का नाम है, जो उसने इतना इंतजार किया अपनी बहन का बदला लेने के लिए। देवराज को वह मार देता है, पहले उसके मुंह पे टेप लगा रखी थी, बाद में वो टेप खोलता है तो उसकी चीख सुनाई देती है, खाली गिरने की आवाज़ आती है। तो इस तरह से देवराज का काम तमाम हो जाता है। संजय ऋतु को बताता है कि उस रात हमला करने वाला भी वही था, खुद उसके सर पे गुलदस्ता लग गया था, इस वजह से वो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ इस वजह से आ रहा था कि वह उस वक्त फ़ोन ऑन नहीं रखना चाहता था, और इस वजह से उस पर पुलिस का शक बढ़ गया था। मगर वो चाहता था कि शक देवराज पे दे जाए। दीवार पर AB पॉजिटिव ब्लड छोड़ना भी देवराज का, वो भी उसका एक प्लान का हिस्सा था। और वह ये भी बताता है ऋतु को कि उसका किडनैप नहीं हुआ था, एक्चुअल में देवराज ने उसका किडनैप नहीं किया था। उसने तो अपने पे शक हटाने के लिए, जो इंस्पेक्टर उस पर लगातार करता ही जा रहा था, डॉक्टर देवराज पर शक डालने के लिए किडनैप का नाटक किया था। उसने तो देवराज की आवाज़ बना के खाली फ़ोन पे बोली थी, वो गाड़ी में अकेला ही था और उसने गाड़ी को एक दीवार पे दे मारा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। और दर्शकों को ये भी पता चलता है कि उसने देवराज के फ़ोन से ही मैसेज किया था इसे बुलाने के लिए ऋतु को। उसका मोबाइल उसी के पास था और उसने रात को जब बुलाया था तो संजू ही लेने आया था उसको, और संजू ने ही उसको किडनैप किया था। एक्चुअली देवराज का इसमें कोई हाथ नहीं था। फिल्म के अंतिम सीन में वह ऋतु को छोड़ देता है, ये कहकर कि जिस तरह से उसकी बहन के बिना वह तड़प रहा है, वो भी अपने प्यार को तड़पेगी। और ये हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो इस फिल्म का ओपनिंग शॉट था, उसमें ग्रेवयार्ड पे जो फूल चढ़ाता है वो संजय ही होता है, संजय जोसेफ, जो अपनी बहन की कब्र पर फूल चढ़ा रहा होता है। ऋतु को तड़पता हुआ छोड़ देता है हमेशा के लिए संजू, और एक रेड लाइट पे उसे इंस्पेक्टर दिखाई देता है, जो उसकी तरफ एक मुस्कुराहट फेंकता है, जिससे दर्शकों को यह आभास होता है, हम लोगों को, कि शायद विल्सन को उसके प्लान का पता था या थोड़ा अंदाज़ा हो गया था। बाकी यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है इसी मोड़ पर। दोस्तों, आपको ये फिल्म अगर देखी है तो कैसी लगी बताना, मैं अपनी राय देता हूँ आपको। दोस्तों, जहाँ तक क्रिटिक्स की बात है, ज़्यादातर रेटिंग इसको 2 और 2.5 मिली आउट ऑफ 5 में से, और बाकी इसको IMDb प्लेटफॉर्म पर 5.80 की आउट ऑफ 10 एक घटिया सी रेटिंग मिली हुई है, जो कि मेरे हिसाब से उचित है, क्योंकि इसको वन टाइम वॉच भी नहीं कहना चाहिए। कहानी कमज़ोर है, अभिनय पक्ष बहुत कमज़ोर है, संगीत भी कोई ख़ास नहीं है, BGM भी बेकार है, फिल्म का डायरेक्शन बहुत स्लो है। फिल्म वैसे कम अवधि की है, लगभग 2 घंटे की फिल्म है ये। यूट्यूब पर गाने वाने काट कर 3-4 चैनलों पे अवेलेबल है, 369 नाम से ही। बाकी एक आध चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। बाकी एक बार अगर हू डन इट में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली सस्पेंस तो बड़ा प्रेडिक्टेबल है, अभिनय पक्ष बहुत कमज़ोर है, डायरेक्शन बहुत पुअर है, इन्वेस्टिगेशन भी गलत है, और पूरा इन्वेस्टिगेशन बच्चों की तरह चलता रहता है। इंस्पेक्टर कोई बहुत विलक्षण प्रतिभा का स्वामी लगता नहीं है। बाकी संगीता का डॉक्टर देवराज के गेस्ट हाउस में चले जाना और अपनी सहेली के गर्भवती होने पर उसका साथ देना बड़ा अजीबोगरीब लगता है, और उसका ना फंसना, हीरोइन का ना फंसना और उसका फंस जाना और रेप हो जाना, और उसके बाद अगले दिन उसका सुसाइड कर लेना हजम नहीं होता। फिर वह अपने मरने से पहले भाई को बता देती है, और भाई उसको सुसाइड करने से रोक नहीं पाता, ना कानून की हेल्प ले पाता, जबकि देवराज के खिलाफ तो पहले 3-4 केस होते हैं सुसाइड के और आरोप लगे होते हैं, वो तो जांच के दायरे में पहले ही था। अगर उस वक्त वह एक पढ़े लिखे होने वाले भाई का सबूत देता तो शायद हो सकता है उसकी बहन को कानून से ही न्याय मिल जाता, उसे कातिल ना बनना पड़ता, क्योंकि ऋतु को तो पता ही है हकीकत का, इंस्पेक्टर को भी शक था उस पर। बाकी संगीता का, साधना का फ़ोटो देखकर वो उसे नहीं पहचान पाता, मगर बाद में विल्सन जब इंक्वायरी करेगा, माँ बाप का नाम देखेगा, तो संजय का भी उसने आधार कार्ड लिया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है, तो उसके माँ बाप का भी उसमें पता चलेगा, और संगीता की तो पूरी फाइल ही उसके पास है, साधना की। तो ये सब चीज़ें छुपने वाली तो है नहीं। बाकी ऐसा क्या हो सकता है कि इतने बड़े रेप केस में ना डॉक्टर देवराज से पूछताछ हुई, ना उसकी रूममेट से पूछताछ हुई ऋतु से, ना ऋतु के बारे में कुछ जानकारी मिली कि उसने छुपा लिया था, कैसे छुपा लिया था। इंक्वायरी तो बड़ों बड़ों को तोड़ देती है,
कहानी बहुत कमज़ोर थी और सस्पेंस भी कोई बहुत ज़ोरदार नहीं लगा था। फैजल को खामखा घुमाया गया है, उसके ऊपर शक डालने की कोशिश की गई है। बाकी संजय पे हल्का शक हो जाता है जब उसके सर पे गुलदस्ते से चोट आ जाती है और शुरू में ही थोड़ा पता चल जाता है आधे घंटे बाद ही कि शायद यही होगा, और डायरेक्टर ने इसको छुपाने की कोशिश भी नहीं करी है। और कुल मिलाकर फिल्म निराश करती है। वन टाइम वाच हू डन इट जॉनर की वजह से है, खाली मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं इसको। बाकी मेरे हिसाब से तो रेटिंग इसको ठीक ही मिली है IMDb पे। मैं इस रेटिंग से इत्तेफाक रखता हूँ और मैं भी इसको 5 में से 2 रेटिंग देना चाहूँगा खाली, क्योंकि डायरेक्शन भी लचर है, अभिनय भी बहुत लचर है, कोई भी प्रभावित नहीं कर पाता। तो फिल्म के कलाकारों के बारे में बात करें तो हेमंत मेनन ने संजय जोसेफ का रोल निभाया है। शफीक रहमान बने हैं सर्कल इंस्पेक्टर विल्सन जैकब, और ईशान फराह कुरैशी संगीता जोसेफ, मियाँ श्री ऋतु बनी हैं अगस्तिन, और बैन सेबस्तिन बने हैं डॉक्टर देवराज आर वर्मा। सादिका वेणुगोपाल बनी है रेखा, और अंबिका मोहन बनी है ऋतु की मम्मी। फिल्म का संगीत दिया था संदीप सुरुगुरन ने, और एंड क्रेडिट का जो सॉन्ग था वो कंपोज किया था प्रदीप बाबू ने, और इसे एंड क्रेडिट के सॉन्ग को गाया था विजय यशुदास ने। 23 नवंबर 2018 को इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में विकिपीडिया पे कोई भी जानकारी नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी सी जानकारी जुटाई है जो आपके मतलब की हो सकती है। कहानी मैंने बता दी आपको सारी। बाकी इसके अलावा इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन और बजट का भी बिल्कुल नहीं पता। वेबसाइटों पे है ही नहीं इसका बजट, बजाय इसके आदित्य 369 और गुना 369 का डिटेल आ रहा है विकिपीडिया पे भी, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ कंफर्म ना हो तो वो देना बेकार है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सोशल मीडिया पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।